पश्चिम बंगाल में चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। 10 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी का सिंहासन डोल रहा है। सिपह सालार उनके साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पश्चिम बंगाल में अमित शाह के ट्रम्प कार्ड शुभेंदु अधिकारी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के साथ। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शुभेंदु दा, नंदीग्राम में अभी आपकी रैली देखी और बड़ी तादाद में इसमें हमने देखा कि पब्लिक आई हुई थी। आपसे अब समझने वाली बात यह है कि नंदीग्राम ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी नंदीग्राम के बाद ही वो राजनीति में एकदम से ऊपर उठी वो, तो ये नंदीग्राम की जड़ कहां पर है समझना चाहेंगे, कहां जड़ है नंदीग्राम की? आज जो भीड़ आई थी वो जड़ है या ममता बनर्जी जिसको लेकर के उठी थी वो इसकी जड़ है? देखिए, नंदीग्राम का आम जनता यही असली ताकत है। नंदीग्राम में जो मुहिम हुआ था, किसानों की मुहिम, उसके ऊपर जितना भी वारदात हुआ उसमें 41 से ज्यादा आदमी का देहांत हो गया, मौत का घाट उतार दिया। गोलीबारी हुआ। 14 मार्च 2007 में कार्नेज हुआ। बंगाल में पिछले वाम मोर्चा सरकार को लेकर पहले बहुत पॉजिटिविटी था, लेकिन पिछले 10 साल उसका ख़त्म हुआ 2011 में। उसका पहले 10 साल बहुत एंटी इनकम्बेंसी था, जनता की नाराज़गी भी थी और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी पिछले सरकार के खिलाफ अपने मोर्चा भी खोल दिया था। बहुत इंसिडेंट भी हुआ, बेरोजगारी और पूरा के पूरा प्रदेश में पार्टी तंत्र एस्टैब्लिश करना, ये सब लोग लेकर नाराज थे। लेकिन 14 मार्च 2007 जो चेंज आया वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ, इसका एपी सेंटर था नंदीग्राम। बिल्कुल। इस नंदीग्राम का जो मूवमेंट हुआ उसमें नॉन पॉलिटिकल बैनर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग मंच एक साथ मिलकर पिछले सरकार के खिलाफ और एंटी लैंड जो किसानों की जमीन है उसका जो बलपूर्वक एक्विजिशन करने का जो नोटिस था उसका खिलाफ मुहिम हुआ था। बंगाल में 14 मार्च 2007 एक टर्निंग पॉइंट है। उसका बाद इंटेलेक्चुअल सेक्शन, लेफ्ट फ्रंट की ओरिजिनल वोट बैंक, फार्मर्स, लेबरर्स, सेंसिटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, सब मिलके इस बार वाम मोर्चा सरकार को जाना ही पड़ेगा। ये नारा उठाया। ये सारा भीड़ ने नारा उठाया, वाम मोर्चा को जाना पड़ेगा। अब ये सारी भीड़ आप बीजेपी में लेकर के आ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन होगा कि जो भीड़ इतने समय तक टीएमसी के साथ रही है, ममता बनर्जी के साथ रही है, नंदीग्राम ईपी सेंटर रहा है टीएमसी के सत्ता में आने का, वो भीड़ कैसे बीजेपी की ओर शिफ्ट होगी? देखिए, पूरा प्रदेश में ही टीएमसी के खिलाफ एनवायरमेंट बन गया और धीरे धीरे तेज पकड़ रहा है। इसमें सबसे बढ़िया रीजन है पार्टी ने अपने जो चलने के तरीका है ये पूरा के पूरा बदल दिया और कंपनी में कन्वर्ट कर गया। अभी टीएमसी को लोग कंपनी पुकारता है। उसका मैनेजिंग डायरेक्टर ममता बनर्जी, चेयरमैन ममता बनर्जी और मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी नेफ्यू अभिषेक बनर्जी की बात कर रहे हैं। और एक कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को बाहर से लाकर जितना भी दिग्गज लीडर है, जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है, एक्सपीरियंस लीडर है, उसके ऊपर पिछले 1.5 साल से ज्यादा अपमान, ह्यूमिलेशन जिसको बोलता है अंग्रेजी में, वो चल रहा है और सब लोग नाराज है। पार्टी का अभ्यंतरीण जो सिस्टम है उसका खिलाफ सब लोग है। ये तो टीएमसी का अंदर के मामला है। बाहर में कॉमन पीपुल जिन्होंने चेंज के लिए सबसे बढ़िया भागीदार है, भागीदार थी, उन्होंने अनदर चेंज के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। इसमें सबसे आगे है बेरोजगार नौजवान।
बंगाल में 1.5 से 2 कोटी नौजवान बेरोजगार, लिखा पढ़ा आपका एडुकेटेड, हाईली एडुकेटेड नौजवान, उसका नौकरी नहीं मिला। पिछले 9.5 साल में नया नौकरी का तो संस्थान नहीं हुआ, लेकिन जो अप्रूव वैकेंसी है उसको खत्म करके कॉन्ट्रैक्चुअल में कन्वर्ट कर दिया। ये आरोप आप ममता बनर्जी सरकार पर लगाते हैं। बस ये बेरोजगार और नौकरी में धांधली, हाँ। और भतीजा का इंटरफेयर, हाँ। पूरा के पूरा यूथ 18 से लेकर 35 तक हाँ। इस गवर्नमेंट के खिलाफ है। ठीक है, ये बताइए। और तुष्टीकरण की राजनीति, हाँ। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, जो काम उन्होंने कर रहा है सबके लिए, पूरा देशवासी के लिए, लेकिन इधर तुष्टीकरण का राजनीति ममता जी ने जो चालू किया उसका खिलाफ भी ज्यादा से ज्यादा जो पश्चिम बंगाल की आम जनता है, ओरिजिनल रेसिडेंट है, उसका भी गुस्सा है। तुष्टीकरण किसका कर रही है? मैं खुल के आपसे पूछ रहा हूं। आप बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, जो अवैध बांग्लादेशी, उनकी आप बात कर रहे हैं। आपकी अभी इस रैली में, जहां मैंने सुना मिनी पाकिस्तान का भी जिक्र वहां पर किया गया, किसी ने रैली से बोला मिनी पाकिस्तान बांग्लादेश में, स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, ये बांग्लादेशी मिनी पाकिस्तान, ये सब क्या इश्यू हैं और क्यों हैं ये सब? देखिए, मैं खास करके इस सेंसिटिव इश्यू में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बंगाल का ओरिजिनल जो रेसिडेंट है, इसलिए मैं ओरिजिनल रेसिडेंट बोल रहा हूं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग खतरा में है। उसका जमीन, उसका घर बार, उसका रेशन, वो खतरा में, उसका 100 दिन का काज भी। कुछ दिन पहले कुछ फर्जी जॉब कार्ड का लिस्ट आया बांग्लादेश से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट में, जहां भारत सरकार की महात्मा गांधी नरेगा स्कीम में बांग्लादेशी ने आकर काम कर रहा है, रुपया लेकर भाग जा रहा है। ये सब तो बंगाल की जो ओरिजिनल रेसिडेंट है उसका तो गुस्सा धीरे आप कह रहे हैं कि वो खतरे में, तो कौन सा दे रहा है इन बांग्लादेशियों को जो फर्जी जॉब कार्ड बना रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं? तो ये तो जिम्मेदारी सरकार का है, तो जो सिस्टम है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। क्या वोट बैंक है इसलिए? हाँ, ये तो वोट बैंक तो नहीं, तो देख लीजिए आप, कुछ दिन पहले एक नेशनल मीडिया में, दूसरा मीडिया का नाम लेना ठीक नहीं होगा, आपका दूसरा चैनल है, उसमें टीएमसी का जो इलेक्शन सलाहकार, मेरा आप जो क्वेश्चन किया ना मुझे, उसका आंसर तो उन्होंने दे दिया। जो प्रशांत किशोर जी ने इंटरव्यू आया है, आप देखा, उसमें उन्होंने क्लियर बोला जी बीजेपी को 70% लेकर चुनाव में लड़ना पड़ेगा, हम लोग तो 100% के ऊपर चुनाव लड़ेगा। ये 30% कौन है ये डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन समझदार का तो इशारा ही काफी है। आप बताइए 30% कौन है? आपसे बेहतर कौन जानता है इस इलाके को? नहीं, जो भारतीय है वो सब मोदी जी का साथ जुड़ा हुआ है। और मोदी जी का जो काम देखिए, PMY प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, इधर ममता जी ने नाम बदल दिया बांग्ला आवास योजना, लेकिन उसका फायदा तो सबको मिल रहा है, सब कास्ट क्रीड सब कम्युनिटी लोग को मिल रहा है। जो आयुष्मान भारत बंगाल से छोड़कर पूरा देश में चल रहा है, उसका तो सीधा के सीधा फायदा सब भारतीय को मिलता है। PM किसान सम्मान निधि योजना, उसमें तो 9 करोड़ किसान को रुपया मिल रहा है पिछले 2 साल से, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, पहले 3 महीना फ्री मुफ्त गैस, जितना भी हमारा लेडीज है उसकी अकाउंट में 500 रुपया, रेशन में अनाज और दाल और सब मुफ्त, ये सब के तो सब लोग को मिला। जितना भी माइग्रेंट लेबर के लिए, अगर वो सबको मिला, श्रमिक एक्सप्रेस, आप कह रहे हैं सबको तो सब लोग एंजॉय किया। फिर वो 30% कौन है जिनकी वो बात कर रहे हैं? जो बोला उसको बोला चाहिए। बंगाल में तो बढ़िया इशू हो गया, ये मुद्दा बन जाएगा, मुद्दा बन गया। लोग तो पूछ रहा है जो 30% कौन है उसको ही पता ना पड़ेगा। तो 30% का मुद्दा बन गया बंगाल के चुनाव में। डब वो तो तुष्टीकरण तो इसलिए ही तो हम लोग बोल रहा है, लेकिन समझदार लोग इस बार चेंज की पक्ष में वोट देगा। बेरोजगारी और कुशासन, भ्रष्ट शासन और भतीजा का तोलाबाजी, काटमानी सिंडिकेट, इसका खिलाफ एक मुद्दा देखिए। तो बिनोय मिश्रा का घर रेड हुआ,
विनय मिश्रा का। हाँ, उनकी विनय तस्वीर भी विनय पोस्ट जो की हाँ तरह से लेकिन नहीं वो उसका घर रेड हुआ। विनय मिश्रा जी कौन है, उसका पास स्टेट सिक्योरिटी था, तो गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेना चाहिए। उन्होंने भातीजा का जुबा ऑर्गेनाइजेशन में वाइस प्रेसिडेंट 2013 में, आप हाँ कुछ दिन पहले जब जुलाई में जुबा कमेटी यूथ कमेटी डिक्लेयर किया, तब 9th जनरल सेक्रेटरी है जुबा का यूथ का, प्रेसिडेंट अभिषेक बनर्जी है, उसका 7th नंबर है विनय मिश्रा। उसका पास 4 से 6 स्टेट सिक्योरिटी का पर्सनल डिप्लॉयड है। ये तो पूरा के पूरा पिक्चर्स क्लियर हो गया। जो गाय का तस्करी, गाय की तस्करी का आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ गाय का तस्करी तो एनामुल बोल के जो अरेस्ट हुआ है, वो तो गाय का तस्करी तो जितना बांग्लादेश से सटे हुआ डिस्ट्रिक्ट है उसमें तो एक्सपोज हो गया, ऑलरेडी अरेस्ट हुआ। और उससे अभिषेक बनर्जी का जुड़ा हुआ है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कौन आरोपी है एजेंसी के बोलना अच्छा विनय मिश्रा तो आप बोल रहे हैं। विनय मिश्रा तो चला गया, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसका लेना चाहिए। विनय मिश्रा और अभिषेक बनर्जी का आपस में रिश्ता है, पॉलिटिकल रिलेशन तो है, तो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। अगर आपकी सरकार आती तो आप क्या कार्रवाई करेंगे इस पर, जो बातें आज आप उठा रहे हैं? देखिए, बीजेपी का सरकार आने से बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो 2014 से आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, पिछले यूपीए गवर्नमेंट 10 साल में, आगे का बात छोड़ दीजिए, 10 साल में कितना स्कैम सामने आया। हर साल में 4-5 स्कैम सामने आया। लेकिन पिछले 2014 से जो गवर्नमेंट चल रहा है उसका खिलाफ, एक भी डिपार्टमेंट का खिलाफ कोई आरोप, ऑपोजिशन के नाते, मैं तो ऑपोजिशन में था टीएमसी में, कोई नहीं उठाया। उठाने का कोई स्कोप मोदी जी ने नहीं दिया। इसलिए बीजेपी का जो देश चलाने का तरीका है, दूसरे स्टेट में जिस तरीके से चल रहा है, इसमें बंगाल में भी बीजेपी का गवर्नमेंट आ तो जाएगा, उसका बाद एक ही थ्योरी होगा। ये तो मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन देना ठीक नहीं है, मैं तो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और ऑर्डिनरी प्राइमरी मेंबर है। लेकिन ये समझकर हमने बीजेपी में गया और बीजेपी ने एक काम दूसरे स्टेट में भी जो हुआ, और पर्सनली मेरा ये थिंकिंग है, आज हरियाणा का एक्स चीफ मिनिस्टर का जो हालत है, बिहार का एक्स चीफ मिनिस्टर का जो हालत है, बंगाल में इतना धांधली इस टीएमसी गवर्नमेंट और भतीजा और उसका कंपनी ने, उसका एलाइड पर्सन ने किया, इसका भी अगले उसका भी फेट ऐसे ही होगा। बूथ कैप्चरिंग की बात आप लोग करते हैं, ये कौन सा, अब तो ईवीएम के दौर में कैसे बूथ कैप्चरिंग होती है? आप लोगों की इल्जाम लगाया जाता है कि चुनाव में टीएमसी की ओर से बूथ कैप्चरिंग होती है, ऐसी बातें सुनाई पड़ी मुझे। देखिए, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैं बहुत दिन से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत बार मैं एमएलए एमपी में कॉन्टेस्ट किया, चुनाव जीता, पार्षद चेयरमैन बहुत दिन से देखा। 2011 में इलेक्शन कमीशन ने पूरा के पूरा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और अच्छे ऑब्जर्वर नियुक्त करके अपने 100% निगरानी में चुनाव किया था। बंगाल की जनता ने अपने जो चॉइस है, अपना चॉइस, उसके मुताबिक वोट किया। लेकिन बीच बीच में इलेक्शन कमीशन का जो रोल अच्छा नहीं है, और 100% पैरामिलिट्री के छोड़ के 60% का 50% शॉर्टेज के नाम पर स्टेट पुलिस लगाता है। स्टेट पुलिस रूलिंग पार्टी का एक बढ़िया सेक्शन, सबको मैं नहीं बोलूँगा, रूलिंग पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसलिए इस बार इलेक्शन कमीशन के में बंगाल में पिछले एक साल में 135 बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया। एक चुनाव में एक क्षेत्र में 4 लाख 5 लाख वोट से कैंडिडेट ने पार्लियामेंट में चुनाव जीता था पिछले टाइम। इस जो एलिगेशन, उसको ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन को पश्चिम बंगाल में जल्दी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू करना चाहिए, इलेक्शन फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। इलेक्शन का दिन, इलेक्शन का अगले दिन नहीं, कम से कम 1 महीना पहले से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, खास करके सीआरपीएफ डिप्लॉयड करके
लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हर बूथ में हर मतदाता अपनी इच्छा के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करे, ये एनवायरनमेंट क्रिएट करे। ये एक बंगाल की एक वोटर की नाते, बीजेपी का एक छोटा से कार्यकर्ता के नाते ये मेरा अनुरोध है इलेक्शन में। 2016 का जो चुनाव ममता बनर्जी जीती थी, आप तो बहुत ही करीबी से काम कर चुके हैं। जो बूथ कैप्चरिंग वाली बातें, क्या उस चुनाव में भी कुछ ऐसा आपने पाया था कि कुछ चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है? ये चीजें कब जानकारी में आई आप लोगों के कि ऐसा भी होता है? देखिए, मैं टीएमसी का कैंडिडेट के नाते इस नंदीग्राम में 82,000 वोट में असेंबली में जीता। मैं चुनाव का दिन 50-55 बूथ में मैं खुद दौरा किया। लेकिन मेरा पास्ट एक्सपीरियंस का जो ये मैंने जिसको जो एक्सपीरियंस है उसको अभी बोलना ठीक नहीं है, वो बात भूल जाना चाहिए। लेकिन बंगाल में बीजेपी का उत्थान का बाद जो एनवायरनमेंट टीएमसी ने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ स्टेट मशीनरी, खास करके पुलिस, इसको खत्म करना इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है। बीजेपी को फेवर करने का कोई जरूरत नहीं है। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए वो एनवायरनमेंट में बहुत शॉर्टेज है। एक सवाल और आपसे ले लूं मैं, हिंसा को लेकर के जिस तरह से हिंसा हो रही है, आपने बताया आपने कि कितने कार्यकर्ता आपके मारे गए, टीएमसी कहती है कि बीजेपी के लोग उनको मार रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जेपी नड्डा साहब, उनका फिर दौरा है, वो जो अटैक हुआ था, आपको क्या अंदेशा है कि ये अटैक का सिलसिला आगे भी हो सकता है? बर्दवान में उनका रोड शो है, उनका 10 तारीख उनका पूरा शेड्यूल आ चुका है 9 तारीख का। तो ये जो अटैक का है, कितना रियल टाइम आपको लगता है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से यहाँ पर हैं 9 तारीख, पिछली बार अटैक हुआ था, इसलिए सवाल कर रहा हूं मैं आपसे। देखिए, ये पूरा के पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस का है, स्टेट पुलिस का है। स्टेट पुलिस टीएमसी का इशारा पर चल रहा है, इसलिए कानूनी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, होम सेक्रेटरी, डीजीपी जो रिस्पॉन्सिबल है, उसका तो काम करने का कोई स्कोप इधर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। सब कंट्रोल बाय दी वन सिंगल पर्सन, दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। डीजीपी के पास कोई अधिकार नहीं अपनी पुलिस की? नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसका कोई अधिकार नहीं है। इधर गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर, माइनॉरिटी कमीशन से लेकर, वुमेन कमीशन से लेकर, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसका भी एग्जीक्यूट नहीं होता। इस हालत बंगाल में बन गया। आपने कभी, आप इतने करीब रहे ममता बनर्जी के, ये सवाल लोग पूछते हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी आपने उनको कन्फ्रंट करके उनके सामने ये सब बातें आपने नहीं कही छोड़ने के पहले कि ये सारी समस्याएं हैं? कभी आपके आमने सामने इसको लेकर कोई बातचीत नहीं? देखिए, पंचायत चुनाव का बाद तो मैं आवाज उठाया पार्टी के अंदर। जिस तरीके से 35 से 45% सीट में अनकॉन्टेस्टेड टीएमसी चुनाव जीता, जिस तरीके से टीएमसी का गुंडा ने पुलिस का, स्टेट पुलिस का हेल्प लेते हुए कोई ऑपोजिशन को नॉमिनेशन करने नहीं दिया, बीडीओ ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, एसडीओ ऑफिस को नाकाबंदी कर दिया था, मैं तो आवाज अंदर में उठाया था। सुनने का कोई स्कोप आदमी नहीं है उधर, तो बोलने का स्कोप भी लिमिटेड है। और जितना भी पार्टी का प्रोग्राम, कोरोना से पहले मीटिंग होता है, कोरोना का बाद वर्चुअल मीटिंग, उसमें स्पीकर तो ओनली सिंगल पर्सन, दूसरा तो सबको स्टूडेंट के नाते सुनना ही पड़ता है, बोलने का तो कोई स्कोप नहीं है। सौरव गांगुली को लेकर के आपका क्या विचार है? मैं आपसे वो सारे सवाल पूछ रहा हूं जिसकी लोगों की जहन में उत्सुकता है। सौरव गांगुली को लेकर के बहुत उत्सुकता है लोगों के जहन में। सौरव गांगुली क्या एज ए लीडर उनका क्या रोल होगा, या सौरव गांगुली को क्या आप सोचते हैं उनके बारे में एज ए लीडर? जी, सौरव गांगुली जी का साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है, बहुत टाइम तक मुलाकात भी हुआ। अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, गुड स्पोर्ट्समैन है, बिहेवियर बहुत स्वीट है। लेकिन पॉलिटिक्स को लेकर मेरा बोलना ठीक नहीं, उचित होगा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो जब उन्होंने अपने मुख से कुछ
डिक्लेरेशन देगा उसका बाद मैं बोलूँगा। और पार्टी बीजेपी पार्टी में किसको शामिल किया जाए किसको शामिल ना किया जाए ये तो मेरा हाथ में नहीं है, मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ। फिर आप इतने अच्छे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है, हमारा पार्टी का जो सिस्टम है पार्टी का जो मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन ओपिनियन मैं सहमत हूं कि वो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही मामला है, लेकिन आपने चूंकि एक बात कही कि आप बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर उनको जानते हैं, तो कैपेबिलिटी उनके अंदर है क्या कि वो लीड कर सकें? लीडर की कैपेबिलिटी की बात पूछ रहा हूं मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि वो बीजेपी में कब शामिल होंगे, उनकी कैपेबिलिटी की बात पूछ रहा हूँ आपके जहन से। नहीं, मैं तो पॉलिटिकल फील्ड तो दूसरा फील्ड है ना, ये तो पॉलिटिकल फील्ड को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्रिकेट फील्ड स्पोर्ट्स फील्ड में एज ए ही नाउ बीसीसीआई चेयरमैन, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स फील्ड में तो उस तो हम लोग का बंगाल का प्राइड है, देश का प्राइड है, ये लिए कोई बात ही नहीं। पर्सनल रिलेशन भी बहुत अच्छा है, स्वीट है, मेरा साथ 1-2 बार 3 बार मुलाकात भी हुआ, फोन में बात भी हुआ, वो अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल फील्ड का बात है उसमें जितना टाइम तक सौरभ गांगुली खुद अपनी डिसीजन डिक्लेयर ना करे, पार्टी कुछ ना बोले, मेरा बोलना उचित नहीं होगा। सरकार आप बीजेपी की देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो कितने वोट जो टारगेट है बीजेपी का 200 के आगे तक बात की जा रही है। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बड़ा वेस्ट बंगाल में बहुत आपका भ्रमण होता है, आप बड़ा लोगों से मिलते होते हैं, आपकी समझ क्या कह रही है कि क्या स्थिति हो सकती है बीजेपी के इस चुनाव में आपके मुताबिक? देखिए, हमारी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री ने मिदनापुर रैली में, जिस रैली में मैं ज्वाइन किया, डिक्लेयर किया इस बार 200 पार। अमित जी बहुत सोच समझ करके ये बात किया, वो हाईली एक्सपीरियंस आदमी है, ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशलिस्ट है। जितना भी प्रदेश में भाजपा आया, मोदी जी का दर्शन, अमित जी का और सारे कार्यकर्ता का, बीजेपी में सिंगल कोई नहीं होता है, बीजेपी परिवार एक साथ काम करके बीजेपी को जीत दिलाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।